बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड के सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम्स का कल इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का पेपर है और फिज़िक्स के पेपर के लिए मैंने आपको पहले मैथ की वीडियो में भी कहा था कि इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है उसमें स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स जो है वो लूज़ कर देते हैं। आपकी जो बुक की एक्सरसाइजेज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए नहीं कि एज़ इट इज़ यही एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाएंगे, लेकिन इसलिए कि अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप अगर अनसीन भी एमसीक्यूज़ आते हैं तो उनको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ अलग अलग वीडियो बनाना मुश्किल था, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी बुक की तमाम जितने चैप्टर्स हैं आपके उनकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सारे मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो मैं बस ऑप्शंस बताता जाऊँगा साथ साथ। जैसे विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, तो बेस यूनिट होगा ज़ाहिर है, जो डिराइव्ड यूनिट नहीं होगा। किलोग्राम इज़ अ बेस यूनिट, मैथ्स का यूनिट है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन मोल, ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650, तो ये पहला वाला ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। 650 ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं, तो इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। Which of the following numbers shows 4 significant digits? अब 4 significant digits किस में है देखें, इस आखिरी वाले में देखें 1 2 4 8 ये सिग्निफिकेंट है। अब इसमें आप कहेंगे ये भी 4 हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल है और उसके बाद ज़ीरोज़ हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कंसिडर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ज़ीरो तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में भी एमसीक्यू नंबर 3 में भी बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट वैल्यू, तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? तो किलो 10 पावर 3 होता है, पिको तो 10 की पावर होती ही माइनस में है, मेगा 10 पावर 6 होता है, तो पेटा 10 पावर 15 होता है, तो सबसे बड़ा पेटा होता है। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेयर, लेंथ को मेयर करने के लिए यूज़ होता है। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेयर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप, इंटरनल डायमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर के अपर जॉज हम यूज़ करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज इज 0, तो मेन स्केल 0 है एंड द थर्ड लाइन कोइंसाइड्स, तो आप जो भी लाइन कोइंसाइडिंग है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मेन स्केल में प्लस कर देते हैं, तो आपका आंसर 0.03 मिलीमीटर्स बनता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। 9.483 टाइम्स 10 to the power of 3 मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अब इसको आप 9.483 है, तो इसका डेसिमल पहले ख़त्म करेंगे, तो इसका डेसिमल अगर ख़त्म करें तो बन जाता है 9483, और 9483 करने की सूरत में 10 पावर माइनस 3 होगा, तो 10 पावर प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो 9483 होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस यूनिट, तो बेस यूनिट इसमें मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। उसके बाद फिर SF का है, और एमसीक्यू में लाजमी याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर का एक एमसीक्यू जरूर आएगा, या बी सेक्शन में क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू जरूर आएगा। द नंबर्स हैविंग 1 सिग्निफिकेंट डिजिट इज़, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आप इसमें देखें ए में 1.1 ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है। मैंने बताया डेसिमल आए तो डेसिमल के बाद जीरो जितने भी होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे, इसमें भी 2 हैं, सब में 2 हैं SF, इसमें सिर्फ एक SF है। अगर उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें तो 10 की पावर के अलावा जो भी डिजिट्स लिखे होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 2.73 इंटू 10 रेज़ पावर 2, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, उसमें ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी और ये भी, 3 SFs होंगे। 10 की पावर के अलावा जो कुछ लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट होगा, रूल याद रख लें। रेशो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, तो मिली होता है 10 पावर माइनस 3 और माइक्रो होता है 10 पावर माइनस 6, तो दोनों में कितना फ़र्क है? 10 पावर 3 का, 10 पावर माइनस 3 का, सॉरी, तो 10 पावर माइनस 3 का डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। तो मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, इसको वैसे अगर मैं सॉल्व करूं तो देखें 10 पावर माइनस 3 मीटर हो तो वो इक्वल टू होता है 10 पावर इक्वल तो नहीं सॉरी, और वो जो माइक्रो है वो होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर। अब दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 10 पावर माइनस 3 के साथ, ताकि दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो 10 पावर माइनस 3 का मतलब क्या है? आप 1000 से डिवाइड कर दें, यानी 0.001 मीटर दोनों का
रेशो है या दोनों का डिफरेंस है, या दोनों को डिवाइड करके भी आप बता सकते हैं। रेशो ऑफ मिली टू माइक्रो, तो मिली है 10⁻⁻3, माइक्रो है 10⁻⁻6, बल्कि नहीं, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा पावर, ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और +6 तो +3 1000 आएगा। सॉरी इसका आंसर 1000 है। रेशो है, मैंने रेशो का लफ्ज़ देखा नहीं। 0.2 मिलीमीटर इज़ मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स। तो इसमें भी देखें आपने, कन्वर्जन में बहुत आसान तरीका है। जो आपने प्रीफिक्स देखना है, प्रीफिक्स यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ। प्रीफिक्स मिली है यहाँ पे, मिली, आगे मीटर यूनिट है, ठीक है, मीटर तो यूनिट है, उसके साथ एक इजाफी चीज़ प्रीफिक्स लिखी हुई है मिली। अब आपने उस मिली की वैल्यू लिख देनी है। अब मिली की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻3, मिली की वैल्यू 10⁻⁻3 होती है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं देखूँ 0.2 × 10⁻⁻3 है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, ये डेसिमल यहाँ से मैं इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा 2 और 10 की पावर 7 हो जाएगी -1, तो 2 × 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3 2 × 10⁻⁴, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन मैं चेक करता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए भी कहीं करेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ये रिमूव करता हूँ। 0.2 × 10⁻³ है, तो 0.2 को भी मैं ऐसे लिखता हूँ 2 × 10⁻³ -1 -3 10⁻⁴ हो जाता है। तो इसको 10⁻⁴ से यानी डिवाइड कर देंगे 10,000 से। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो डेसिमल के ऊपर 1 के ऊपर डेसिमल, आगे 1 2 3, तो 0.0002 है। तो इसका मतलब है ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप देखेंगे कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो ये चैप्टर नंबर 1 के हो गए। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इंशाल्लाह मेरा इरादा है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आपका इस वीडियो पे रिस्पांस देख के फिर वो बनाऊंगा। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि शॉर्ट और लॉन्ग की मुझे बनानी चाहिए वीडियो या नहीं। तो नंबर 2 में देखें, चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड। अच्छा, चेंज इन पोजिशन है, तो याद रखें अगर सिर्फ चेंज इन पोजीशन होता ना तो फिर हम इसको डिस्टेंस कह सकते थे, लेकिन ये फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल का मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन इन्वॉल्व है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व होती है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन, यानी रोटेटिंग फैन का स्क्रू जो है वो अपनी ही जगह के इर्द गिर्द रोटेट करता रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको रोटेटरी मोशन बोलेंगे। अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस डीसेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू स्टॉप द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स। तो अगर वो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, साइक्लिस्ट इधर मूव कर रहा है और डीसेलरेशन जो है वो इस तरफ है, चूँकि उसको रोकने के लिए ऑपोजिट में होगी, तो वेस्ट का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है? ईस्ट, तो इसलिए एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, बिकॉज ही प्रोड्यूसेस अ डीसेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो ये वेक्टर ऊपर वाला है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ये 3 मैंने लिख दिया, एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ नीचे होता है तो यहाँ से 4 नीचे की तरफ एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर दूँगा। ऐसे आपने ऐसे ही करना है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे, जैसे देखिए मैंने 2 वेक्टर्स ड्रॉ किए तो आप खुद भी कर सकते हैं ऐसे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड हर टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 4 7, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये कैसे आएगा? ये पाइथागोरस से आएगा, इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 + 16 25, 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 7 और 5 जहाँ पर है वो आपका ऑप्शन ठीक है। मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया है पाइथागोरस से, थोड़ा जल्दी किया लेकिन बता दिया आपको। अच्छा जी, उसके बाद राइडर इज़ ट्रेनिंग अ हॉर्स, द हॉर्स मूव 60 मीटर्स टूवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड्स। अब ये भी अगेन जब आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो इसको हेड में करने के बजाय ना इसको ड्रॉ कर लिया करें। तो आपने राइट की तरफ देखें एक लाइन लगा दी ऐसे बस, ठीक है, कितना मूव किया है बस जितनी मर्जी लाइन लगाएं, इसके ऊपर ऐसे 60 लिख दें और यहाँ पे आप लिख दें यहाँ पे टाइम कितना लगा जी 3 सेकंड लगे हैं। देन इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल्स 30 मीटर्स इन 2 सेकंड्स। तो यहीं से वापस इधर, अब इधर वापस कितना आया? आधा आया, 30 मीटर्स आया, और ये जो 30 मीटर्स है ये 2 सेकंड के अंदर ट्रैवल हुआ है। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी याद रखना है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब होता है? देखें, जहाँ से आप स्टार्ट किए थे यहाँ से इधर गए और बी से वापस सी पे आए, तो ए से सी ये डिस्प्लेसमेंट है, सिर्फ इतना डिस्प्लेस किया तो वो 30 है, ये 30 है।
और टाइम कितना लगा है, जाते हुए 3, आते हुए 2, तो टोटल 5 लगा है। तो 30/5 करेंगे तो 6 आंसर आएगा इसका। 6 मीटर्स पर सेकेंड इज़ द एवरेज वेलोसिटी। इफ़ अ साइक्लिस्ट हैज़, अच्छा अगर यहाँ आपसे स्पीड का आ जाता तो आपने टोटल 60 को और 30 को ऐड करना था, 90 और 90 को 5 से डिवाइड करना था। तो स्पीड डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आगे, साइक्लिस्ट हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन मैंने ऐसे लिख दिया जी 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है जी 5 सेकंड। द एवरेज चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमने यहाँ चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, टाइम को उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो 5 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 मीटर्स पर सेकंड। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इफ इट हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी मैंने इधर लिखा हुआ है। डाटा थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल VF माइनस VI ओवर T ये होता है, ठीक है। साइक्लिस्ट हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं सॉरी, अ कार इज मूविंग वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो अभी उसकी वेलोसिटी है 10 इनिशियली उसकी वेलोसिटी है 10, और थोड़ी देर बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आपने बतानी है। जबकि एक्सेलरेशन है 2, तो एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने 2 लिख दिया। ये VF मैंने फाइंड आउट करना है, और अभी वेलोसिटी है 10 और टाइम कितना हुआ है 10। तो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हमने सॉल्व करना है। ये पहले 10 यहाँ से जाकर दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा, 20 हो जाएगा। 20 इक्वल्स टू VF माइनस 10, ये 10 इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 + 20 + 10 इज़ 30। तो ये 30 ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आगे नंबर 8, व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज द बॉडी इज मूविंग विद। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। देखें जी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर होती है, टाइम इधर होता है। अब द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो ये स्लोप ऐसे करके इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। इसकी स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की स्लोप आपको क्या चीज़ बताती है, वेलोसिटी बताती है। तो स्लोप इंक्रीज का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग भी कह सकते हैं। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। तो बिल्कुल टॉप ऑफ द पाथ पे जाके एक्सेलरेशन उसकी थ्रू आउट 9.8 ही रहती है, वो याद रख लेना। वेलोसिटी टॉप पे जाके 0 हो जाती है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है वो स्पीड बताती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो है वो स्लोप वो वेलोसिटी के बारे में बताती है, ये स्पीड के बारे में बताती है। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। यानी आपने स्पीड एक तरफ रखी, टाइम एक तरफ रखा, स्पीड इधर टाइम इधर, और ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो ये जो नीचे वाला एरिया होगा ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और भी हैं, अच्छा चलें। नंबर 12 है, इन 5 सेकेंड्स अ कार एक्सेलरेट सो दैट वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 20 मीटर्स पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास आ गया 20 मीटर्स पर सेकंड। दी एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज कितना है 20, टाइम कितना है 5, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, बहुत आसान। बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। जब भी कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है टावर से, किसी टॉप वाली जगह से, उसकी दो बातें आपको पहले से पता होती हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपको पहले से पता होता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, और 4 सेकंड इसका टाइम भी है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगेन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही लगाएंगे, विच इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये VI इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास VF दूसरी साइड पे रह जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना है। सारा डेटा यहाँ पे हमें गिवन है। एक्सेलरेशन ये है 9.8, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 4, तो 9.8 × 4 यानी 10 ही ले लें, 10 × 4 40 हो गया, और उसमें 40 में इनिशियल वेलोसिटी 1 जो है वो ऐड कर 0 जो है वो ऐड करें तो 40 के करीब करीब आंसर कौन सा है 39.2, ये आंसर, ठीक है। वो 9.8 अगर मैं लूँगा तो 9.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना 4 से तो वो 39.2 ही आएगा। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार।
तो देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप किसको ज़ाहिर करती है, अभी ऊपर पता चला हमें डिस्टेंस टाइम की ग्राफ की स्लोप जो होती है वो स्पीड को ज़ाहिर करती है। तो स्लोप इंक्रीज़ करेगी तो स्पीड इंक्रीज़ करेगी। तो स्लोप इंक्रीज़ कब करेगी, अभी भी देख लें जल्दी से कि ये अगर एक ग्राफ है तो इस ग्राफ के ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है, ये स्लोप कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है। अगर ऐसे ग्राफ यूँ हो रहा है तो इसका मतलब है स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, और अगर ग्राफ ऐसे हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज़ कर रही है। जिस मर्जी चीज़ का ग्राफ है, स्लोप ये वाली इंक्रीज़ वाली है, ये वाली डिक्रीज़ स्लोप हो रही है, और ये वाली कांस्टेंट वाली स्लोप है, कांस्टेंट। तो इसमें से आपने बताना क्या था, इंक्रीजिंग स्पीड, तो इंक्रीजिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है आपके सामने। तो ये चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट हो गए। जल्दी से चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके जी, इसका नंबर 1 है इनर्शिया ऑफ बॉडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इनर्शिया मैस के साथ रिलेटेड होता है, बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अ फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू बॉडी वेइंग 10 न्यूटन, इट्स एक्सेलरेशन इज़, अच्छा ये उसका वेट है, याद रखना, ठीक है। वेट को आपने मैस में कन्वर्ट जरूर करना। तो एफ इक्वल्स टू होता है एम ए, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम करके, लेकिन आपको पहले मैस चाहिए, ठीक है। तो मैस कैसे आएगा, वेट को डिवाइड बाय ग्रेविटी करेंगे। तो 10 न्यूटन को 10 से डिवाइड करते दो, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg मैस आ जाएगा। तो अब आपने क्या निकालना है, अब आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन होता है वो ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक फोर्स ओवर मैस। तो फोर्स कितनी लगी है 5 न्यूटन, मैस कितना है 1, तो 5 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया 5। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम इंटू वी, मैस इंटू वेलोसिटी, मैस का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो दोनों का इकट्ठा करके लिखते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट होता है। आगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है डेल्टा पी ओवर टी, ये फोर्स के बराबर होता है जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो फोर्स लग रही होती है वो वेट लग रहा होता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होता है एफ इंटू टी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स एंड टाइम, तो ये एक फार्मूले से ना ये 2 MCQs हुए हैं। ये 2 MCQs भी और न्यूमेरिकल्स भी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो टाइम को दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। A book of mass 5 kg is placed on a table. The magnitude of net force acting on the book is. मेरे ख्याल में ये MCQ में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मेरे ख्याल में। क्यों नहीं है, जब भी कोई बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई होती है, ये देखें ये बुक टेबल के ऊपर अगर लाई कर रही है तो इसका वेट है नीचे की तरफ, ये वेट है नीचे की तरफ, ठीक है। ये बुक के ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है इसके वेट के मुताबिक, ठीक है। लेकिन टेबल भी इसी बुक के ऊपर एक और फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, जितनी ये बुक ऊपर से नीचे टेबल के ऊपर लगा रही है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। यहाँ कोई 0 ऑप्शन उन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई ऑप्शन कोई टीचर कहता है कि नहीं जी फोर्स मैस इंटू ग्रेविटी कर लेंगे 5 × 10 यानी 50 न्यूटन कर लेंगे, तो अगर 50 न्यूटन है तो इसको एक्सेलरेट करना चाहिए। ये एक्सेलरेट तो करता ही नहीं है, बुक तो रेस्ट पर रहती है। तो एक्सेलेशन 0 होने का मतलब ही ये है कि नेट फोर्स उसके ऊपर लगने वाली जो है वो नेट फोर्स है वो 0 है। नेट फोर्स 0, एक्सेलेशन 0 है, इसे इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर ऑप्शन करेक्ट हो तो 0 होना चाहिए। थ्रस्ट फोर्स इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सिक्वेंस होता है, यानी आप थ्रस्ट फोर्स इंजन जो लगाता है उसकी वजह से ऊपर मूव करता है रॉकेट या कोई भी गाड़ी या इंजन वाली कोई भी व्हीकल। अच्छा जी, उसके बाद है अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 seconds एंड इट प्रोड्यूसेस 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट्स मोमेंटम द फोर्स। अभी मैंने देखें क्या बताया, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टाइम भी गिवन है और चेंज इन मोमेंटम भी गिवन है। तो बस आपने क्या करना है 50 ओवर द टाइम 2, तो 50 ओवर 2 करेंगे तो 25 सेकेंड आ जाएगा। तो 3 MCQs एक ही फार्मूला से हो गए हैं, देखें इतना इंपॉर्टेंट है ये। एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंसेज योर वेट इज़। फेयर ग्राउंड वो एक झूला सा होता है जिसके ऊपर जो है वो ऐसे करके वो घूम रहा होता है, यूं करके ऐसे झूला होता है और उसमें वो लोग ऐसे चक्कर खा रहे होते हैं, ठीक है। एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंसेज योर वेट, आपके वेट को बैलेंस करने वाली फोर्स कौन सी है। तो यहाँ मैंने अक्सर वो देखा टीचर्स ने फेयर ग्राउंड को ये कहा है कि एक ग्राउंड लेवल कहीं पे भी आप किसी जगह पे ग्राउंड के ऊपर खड़े हो जाएं तो उसको फेयर ग्राउंड इसलिए कहेंगे कि वो सीधा होता है।
तो फेयर ग्राउंड ये नहीं होता, गूगल पे सर्च करके आप इमेजेस में देखिएगा, फेयर ग्राउंड पे एक झूला होता है जिसके ऊपर ऐसे करके वो सर्कल में वो घूम रहा होता है। अभी टाइम नहीं है, मैं वो आपको दिखा भी दूँ। उसके अंदर जो फोर्स लग रही होती है वो कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर वेट जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन एनी बॉडी हु इज टेकिंग दिस स्विंग। ये झूला जो झूल रहा है ना उसका वेट ऐसे डाउनवर्ड्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रही होती है ना टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये देखें एक एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ हो गया, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ हो गया। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करता है, तो इसलिए इसका सेंट्रीपिटल फोर्स आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। उसके बाद है व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय स्टिक डस्ट लाइज ऑफ द कारपेट, इट इज़ मेनली ड्यू टू, अब डस्ट फ्लाई ऑफ क्यों करती है जब आप कारपेट को बीट करते हैं, तो यहाँ भी अक्सर लोग कहते हैं ये एक्शन एंड रिएक्शन होता है, तो ये इनर्शिया की वजह से होता है। आप ये डस्ट के ऊपर पार्टिकल्स ऐसे हैं ना, आपने इसको कालीन को तो आपने झटक दिया, कालीन यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है, ये अपनी इनर्शिया की वजह से इट कीप्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इस वजह से ये ऊपर उड़ जाता है। एक्शन रिएक्शन का यहाँ ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा जी, बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वाटर डज नॉट स्पिल आउट इवन व्हेन द बकेट इज अपसाइड डाउन ड्यू टू, तो वेट की वजह से तो उसको नीचे आना चाहिए था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द वाटर, तो वाटर के ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, इस वजह से, ठीक है। अब ये भी एक्शन एंड रिएक्शन बैलेंसिंग गलत है, यहाँ पे अक्सर टीचर्स ये करवा रहे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल होती है, नहीं बल्कि इसके अंदर इनर्शिया का ऑप्शन भी है। अच्छा ठीक है, सॉरी आई डेंट सी इनर्शिया, तो इनर्शिया का ऑप्शन अगर मौजूद है तो इनर्शिया ही होगा। देखें ये ऐसा होता है कि ये बकेट के अंदर यहाँ पर पानी है इधर, ठीक है, यहाँ पानी है, जब आप इसको मूव कर रहे हैं ना तो इनर्शिया वांट्स टू कीप इट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इनर्शिया कोशिश करेगा इसको स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन है, इस तरफ, इनर्शिया इसको इधर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपका हाथ प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रही है उसके साथ 90 डिग्री पे इनर्शिया इसको ले जाने की कोशिश करेगा, वेट इसको डाउनवर्ड लाने की कोशिश करेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से नीचे आएगा नहीं, तो इनर्शिया इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट है, सॉरी आई डेंट सी दी इनर्शिया ऑप्शन। आगे चलें, द फोर्स विच मूव्स द कार इज़, जो कार को मूव कर रही है वो कौन सी, तो वेट तो हो नहीं सकता, वाटर हो नहीं सकता, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर एंड फोर्स डेवलप्ड बाय द इंजन। तो देखें इंजन जो है ना वो सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस करता है टायर्स की, टॉर्क की वजह से टायर्स रोटेट करते हैं, इंजन जो फोर्स करता है, लेकिन आगे फॉरवर्ड जो मूव करवाना है ना वो फ्रिक्शन ने मूव करवाना है, ठीक है, क्योंकि इसने रोड पे यूं टायर ने अपनी जगह पे अगर घूमता रहे तो गाड़ी आगे थोड़ी जाएगी, इसने स्किड करके आगे जाना है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। अच्छा जी, न्यूटन पर किलोग्राम इज़ इक्विवेलेंट टू, तो न्यूटन पर किलोग्राम होता है, न्यूटन यूनिट है फोर्स का, ठीक है, या वेट का यूनिट है, और किलोग्राम नीचे किसका यूनिट है, वो मैस का है, तो वेट को आपने मैस से डिवाइड किया तो वो ग्रेविटी बन जाता है, तभी को mg, तो ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे वेट का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उधर भी आप अगर आप मीटर को वेट है फोर्स होगा न्यूटन, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इसका नीचे मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम कैंसिल भी कर दें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg इज प्लेस्ड एट द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन, ये बहुत आसान है। नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को देखें नीचे आता हुआ तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसका वेट है, दूसरी फोर्स जो अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग रही है वो इसके बराबर है, वेट के बराबर है, दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, नेट फोर्स 0 होगी, तो ऑब्जेक्ट 0 एक्सेलरेशन से या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, ठीक है जी। ये इस चैप्टर के भी हो गए, अगले चैप्टर की तरफ जल्दी से चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 के MCQs आगे जी। अ seesaw balances perfectly with 2 children of equal weight sitting at equal distance from the fulcrum. If one child moves closer to the fulcrum, अगर एक चाइल्ड जो है वो क्लोजर आ जाता है, ये थोड़ा सा फल्क्रम सीधा हो जाए भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, तो ये बीच में अगर फलक्रम दरमियान में बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है और दोनों चाइल्ड यहाँ पर हैं बराबर फासले पर हैं, ठीक है, तो एक अगर इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या होगा, इसका टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है। इफ वन चाइल्ड मूव्स क्लोजर टू द फलक्रम द सीसॉ रिमेन्स बैलेंस, द सीसॉ टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु मूव्ड क्लोजर, तो जो मूव क्लोजर हुआ उसकी तरफ नहीं बल्कि दूसरे की तरफ टिप कर जाएगा, क्योंकि उसकी टॉर्क कम हो जाएगी, जिसकी टॉर्क ज़्यादा है उसकी तरफ गिर जाएगा ये नीचे, ठीक है। Who stays further away. When line of action of the applied force passes through its pivot, the moment of the force is 0.
जब भी पिवट के ऊपर फोर्स लगेगी, ये पिवट है, ये सी सॉ, अगर इसके ऊपर कोई बच्चा बैठ जाए तो सी सॉ मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स, तो डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है, distance from the pivot, sorry. If a body is at rest or moving with uniform rotational velocity, then the torque is zero, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो हम ये कहते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, और अगर टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, कि रोटेशनल मोशन में ये कंडीशन होती है। Okay, the body is in equilibrium. A body in equilibrium must not have speed, quantity of motion, velocity, acceleration. Acceleration नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना ज़रूरी है। A uniformly rotating fan is said to be in. जो फ़ैन है उसकी आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए तो उसको रेस्ट पर होना चाहिए, तो रेस्ट पर तो नहीं, रोटेट कर रहा होता है, रोटेट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग है, तो इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा उसका फैन के मोशन का। नेक्स्ट, यू थ्रो अ वेटेड फिशिंग नेट इनटू अ काम लेक, एज द नेट सिंक्स इट ओपन्स फुली अंडर वाटर, स्प्रेडिंग आउट एंड मैश इवनली कंपेयर टू द मोमेंट इट लेफ्ट योर हैंड, वेयर इज द नेट सेंटर ऑफ मैस नाउ, तो सेंटर ऑफ मैस जो है वो नीचे चला गया, नेट अगर नीचे चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मैस भी नीचे हो जाएगा, एज द नेट सिंक्स, यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अ टाइट rope walker is carrying a long pole while walking across a rope. The stability of the walker is affected if the rope is long and placed vertically, long and placed horizontally, short and placed horizontally, short and placed vertically। अच्छा, short and placed horizontally। अच्छा, अगर वो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है वो पहले क्या थी उसकी, ये देखना पड़ेगा। टाइट रोप वॉकर इज कैरिंग अ लॉन्ग पोल, तो पहले उसके पास एक लॉन्ग पोल पहले ही मौजूद है एंड ही स्टेबल, ठीक है, तो अब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट कैसे होगी, पहले के मुकाबले में उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट कैसे होगी। तो बेसिकली जो पहले लॉन्ग पोल उसके हाथ में था उससे वो स्टेबल था, तो अगर उस पोल को आप शॉर्ट कर देंगे तो वो रोटेट करके नीचे गिरने का डर है, तो शॉर्ट एंड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। It is more difficult to walk on a slippery surface than on a non-slippery surface, one because of reduced friction there. For an object moving with terminal velocity acceleration is zero, ये भी ऊपर बता चुका हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेट के इक्वल अपवर्ड फोर्स होती है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन फॉर द टर्मिनल स्पीड्स ऑफ रेन ड्रॉप, स्नोफ्लेक एंड हेल स्टोन इज, तो टर्मिनल स्पीड जो है वो सबसे हाई किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो इसको ऐसे समझिए जो सबसे हल्का है ना, जैसे स्नोफ्लेक है, अगर आप उसको कहीं से ड्रॉप करेंगे तो बहुत हल्का, अगर एक छोटा पंख है उसको ड्रॉप करें आप तो उसका वेट जितना भी है ना, एयर रेजिस्टेंस फ़ौरन से उस वेट के बराबर हो जाएगी, जैसे ये दोनों बराबर होंगी ना उसकी वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी, तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी होने का मतलब क्या है कि यहाँ से आपने उसको ड्रॉप किया, उस वक्त उसकी इनिशियल स्पीड थी 0, तो 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ही उसकी कोई भी स्पीड पर जाकर ये दोनों बराबर हो जाएंगे और उसकी वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप रेन ड्रॉप को या हेल स्टोन को ड्रॉप करें तो उसका मैस ज़्यादा होता है, वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, बहुत देर बाद जाकर कहीं उसके वेट के बराबर एयर रेजिस्टेंस लगेगी और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर मूव करेगा, तो ये बहुत देर बाद होगा, इसका मतलब है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हायर होगी, ठीक है। तो हेल स्टोन की टर्मिनल वेलोसिटीज़ का मतलब है कि वो सबसे हायर होनी चाहिए, या यूँ भी एरिया के हिसाब से भी समझ सकते हैं, जिसका एरिया ज़्यादा होगा ना उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है और वो जल्दी जो है वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है, तो हेल सबसे ज़्यादा, फिर रेन ड्रॉप, स्नोफ्लेक, बी ऑप्शन। यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट यूजिंग अ स्पैनर बट इट इज़ नॉट वर्किंग, इन ऑर्डर टू ओपन द नट यू नीड टू इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्पैनर। लेंथ ऑफ द स्पैनर इंक्रीज़ करेंगे तो टी इक्वल्स टू एफ इंटू डी, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, टॉर्क इंक्रीज़ हो जाएगी। द फोर्स दैट ऑलवेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है ना, तो सर्कल के अंदर मूव करने की सूरत में, अब यहाँ ये पहुँचा है यहाँ, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, सेंटर की तरफ लगती है। एरो थोड़ा सीधा नहीं बना, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है। अब ये इधर को जाना चाहता है, इस तरफ को 90 डिग्री पे, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को इधर ले आती है। हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है वो चेंज करती है। द रीजन दैट अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न इज, टर्न अगर आप ले रहे हैं और कार आपकी यूं जाने के बजाय, इधर को जाने के बजाय इधर से इधर बाहर की तरफ चली जाती है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टायर आपके वॉर्न आउट हैं, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको सर्कल की तरफ पुश करने वाली है वो कम है, तो लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका रीज़न। अ कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड अराउंड अ परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक, द कार्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, नहीं, अगर डायरेक्शन चेंज होगी, याद रखना है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। बोथ द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट आउटवर्ड्स, बोथ द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट इनवर्ड्स, ठीक है, तो दोनों इनवर्ड्स इसलिए पॉइंट करेंगी कि एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद एन ऑर्बिटल स्पीड v, इफ मास ऑफ द सैटेलाइट इज डबल द ऑर्बिटल स्पीड इज व्हाट, वो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर हम, तो वेलोसिटी वाले फार्मूले में कहीं पर भी आप देखेंगे मास का जिक्र नहीं, मास ऑफ द सैटेलाइट का जिक्र नहीं। 2-3 फार्मूलाज हैं, gm/r रूट ये एक फार्मूला होता है और 2π/r वाला है, तो उसमें मास ऑफ द सैटेलाइट का जिक्र ही नहीं है, तो मास के चेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम रहता है। नंबर 5 स्टार्ट हो गया जी। द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज़, तो यहाँ थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है कि स्टील होता है। इलास्टिक का मतलब है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आता है, सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं करनी, स्ट्रेचिंग करते हैं किसी फोर्स से और फोर्स रिलीज़ करें तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जितनी जल्दी वो आ सकता है ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है, तो स्टील इनमें सबसे ज़्यादा है। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, कहाँ तक वो हुक्स लॉ, तो वो आपको ग्राफ याद होगा जहाँ पे बना हुआ है, बल्कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ भी। हुक्स लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक रेंज है इसकी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद आगे होता है इलास्टिक लिमिट और उसके बाद आगे स्टार्ट हो जाती है प्लास्टिक लिमिट, ठीक है जी। तो ये ग्राफ है आपके सामने, तो ये पॉइंट ए जो है ये ज़ाहिर कर रहा है इलास्टिक लिमिट को, ठीक है, इससे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, इससे आगे हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से आगे इधर तक जो है, इधर तक इस रीजन तक जो है वो इलास्टिक रीजन है, उससे आगे प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। अच्छा तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो है वो एप्लीकेबल है, दैट्स द पॉइंट। कहाँ गया जी, ये है इलास्टिक सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट, आई कीप ऑन सेइंग इलास्टिक लिमिट, इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। अच्छा जी, mass of 2 kg is hung by a spring which displaces it through 5 centimeters. The spring constant is, spring constant K होता है F/x, तो F क्या होता है वेट, तो अगर 2 kg है तो उसका वेट होगा 20 न्यूटन, 2 × 10 किया मैंने, और x यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा, तो 5 को डिवाइड करूँगा 100 से, वो जो डिवाइड करूँगा वो 100 इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 5 4 20, तो 400 आएगा इसका न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। मटीरियल्स विच डज नॉट, अच्छा मटीरियल विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड प्रोड्यूसिंग इज, अगर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो वो प्लास्टिक मटेरियल कहलाता है। अच्छा जी, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ बार न्यूटन पास्कल, तो पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। विच विल एग्जर्ट ग्रेटर प्रेशर, 3 ग्राम नीडल ऑफ टिप एरिया, तो प्रेशर के लिए आप करेंगे फोर्स ओवर एरिया, तो आपने फोर्स जो है वो यहाँ पे देखनी है कितनी है, तो 3 ग्राम्स है ऑफ अ नीडल, तो इसका वेट कैलकुलेट करेंगे, 3 ग्राम्स को आप 3 को डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 3 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका वेट आ जाएगा, और एरिया उसका है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर स्क्वायर, मिली होता है 10⁻³ तो स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁶, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 0 मैं इधर कैंसिल कर देता हूँ, 3 × 10⁻+6 और ये नीचे से 2 माइनस हो गए, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴, तो ये इसी का मेरे ख्याल में 3 × 10⁴ जो है ये इसका आंसर हाईएस्ट होगा। लेकिन चले बाकी को भी कर लेते हैं। 4000 kg ऑफ एलिफेंट
4000 kg, तो 4000 इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसका वेट आ जाएगा, उसको 0.5 से डिवाइड कर दूँगा, तो 0.5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 4 2 ज़र 8, 8 यहाँ आ गया और आगे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ गए, तो ये 8 इंटू 10⁴ हो गया। आई थिंक ये तो उससे भी बड़ा हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन एक दफ़ा हम फिर से चेक कर लेंगे किसकी जो है वो सही आ रही है। गर्ल मैथ 40 kg, हील शूज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, तो 40 kg को 40 इंटू 10 करेंगे तो ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 10⁻, सेंटी होता है -2, तो -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 40 इंटू 10⁻², इसको मैं ये डेसिमल भी ख़त्म कर दूं, और साथ ये 4 नीचे वाला भी आ गया, तो 4/5 इंटू 10⁻6, ये भी एक बड़ा कोई आंसर आ रहा है। 5 40.8 यानी 80 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻7, ये भी बड़ा आ रहा है आंसर। अच्छा, चले मैं इसकी सारों की कैलकुलेशन करता हूँ और फिर आपको ऑप्शन बताता हूँ। तो ये जो गर्ल वाला है इसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, आप उसको प्रेशर को फोर्स ऑफ एरिया करके कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ 1000 m बार्स इज़ इक्वलेंट, m बार मिली बार्स है, ठीक है। तो एक बार जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है जी 760 mm ऑफ मरकरी, या अगर आप उसको पास्कल में कन्वर्ट कर दें बजाय इसके लिखने के, तो ये 100,000 पास्कल्स के बराबर होता है, 100,000 पास्कल्स के बराबर होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1000 मिली बार्स, तो आप इसको करेंगे 1000 इंटू 10⁻⁻3, तो 1000 इंटू 10⁻³ हो गया ये, और ये बार्स में कन्वर्ट हो गया। इसको आपने अब पास्कल्स में कन्वर्ट करना है, तो बार की जगह पे आप 100,000 लिख देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर 100,000 आ जाएगा, 100 किलो पास्कल आ जाएगा। प्रेशर ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज़ इक्वल टू 180 m। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर या मरी, तो हाइट पे जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। गर्ल ऑफ मैथ्स 50 kg wears heels with an area of 2 centimeter squares in contact with the ground, the pressure she exerts, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, यहाँ फोर्स में याद रखना वेट होगा, तो 50 kg मैस है, तो आप इसको 110 से मल्टीप्लाई करें, ये वेट बन गया। एरिया नीचे है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं बार बार ये ज़रा जल्दी में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, cm² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटी होता है 10⁻⁻², तो आपने 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व ही करना है हमने, तो 2 5 ज़ार 225 ज़ार कर लेते हैं इसको, 50 को यहाँ पे ये 10 है और ये पावर भी ऊपर चली जाएगी, तो 10⁻25 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। तो 25 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, 50 kg और 2 प्रेशर हमने निकालना है। यहाँ वैसे कोई ऑप्शन मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, मेरे नहीं ख्याल में से कोई ठीक है। ये 2.5 इंटू 10⁻6 ये आंसर आएगा प्रेशर का, उसको चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। अच्छा जी, डाइवर्स वेयर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, अब वो जब समंदर के अंदर जाते हैं डाइवर, तो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं वो, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड का प्रेशर है ना वो लिक्विड की डेप्थ पे डिपेंड करता है, तो जब आप पानी की गहराई में जाएंगे ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो प्रेशर जो है वो इंसानी बॉडी को जो क्रश कर सकता है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सूट्स पहनते हैं ताकि वो हाई प्रेशर जो है उसको मिटिगेट कर सकें। इन अ स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी, स्टेशनरी फ्लूइड तो लोकल pressure varies with depth only. The pressure exerted by a man on the surface of the earth will be smaller when he stands on both feet, stands on one leg,
सिट्स ऑन द ग्राउंड, स्लीप्स ऑन द ग्राउंड। तो स्लीप ऑन द ग्राउंड की सूरत में एरिया लार्जेस्ट होगा, एरिया लार्जेस्ट हो प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो जहाँ एरिया बड़ा होगा वहाँ प्रेशर सबसे कम होगा, स्मॉलर। हाँ ठीक है, तो सी स्लीप्स ऑन द ग्राउंड। तो ये इसके भी कंप्लीट हो गए। अभी वीडियो होगी है तकरीबन 40 मिनट की, तो मैं पहले 5 यूनिट्स की ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स की दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।